सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज मैं आपको करवाऊंगा कि अगर मैं बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करता हूं तो नॉर्मली पूछा जाता है, जब आप एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप जब बैंक को कंफर्मेशन सेंड करते हैं एज अ ऑडिटर, क्लाइंट का जहां पे बैंक अकाउंट होता है आप उसको कंफर्मेशन सेंड करते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजें कवर करते हैं। अब देखो, जब मैं कैश एड बैंक वेरीफाई करने जा रहा हूँ, क्लाइंट का बैंक अकाउंट है एमसीबी बैंक में, ठीक है। तो सर अब मुझे यहाँ पे एक ये बात होती है, मैं उनसे पूछना चाह रहा होता हूँ, बैंक बैंक हम इनके ऑडिटर हैं इस क्लाइंट के, हम इस ऑडिटर हम इन इस क्लाइंट के एबीसी लिमिटेड के ऑडिटर हैं, ठीक है। हमें ये बताओ कि हम ऑडिट करने जा रहे हैं जून 30 2019 का, हमें ये बताओ कि जून 30 2019 को इनके तुम्हारे पास कितने बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं। हम उनको लिख के नहीं दे रहे होते, हम पॉजिटिव विथआउट बैलेंस भेज रहे होते हैं। हम उनको बोलते हैं कि भाई तुम हमें बताओ कि कितने बैंक अकाउंट ऑपरेटिव हैं 30 जून 2019 पे, और उन सबका कितना बैलेंस है। भले क्लाइंट के पास कितने भी खुले हुए हो, क्लाइंट के पास, मैं ऐसे नहीं करता कि जिस बैंक अकाउंट की मैं बैंक अकाउंट नंबर लिख के दे दूंगा, मैं ऐसे नहीं करता। मैं बैंक को बोलता हूँ हम इनके ऑडिटर हैं जून 30 2019 पे, हमें ये बताओ कि इस क्लाइंट के जून 30 2019 पे कितने बैंक अकाउंट तुम्हारे पास खुले हुए हैं, ओपन है, और हर बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है ये बताओ, ठीक है। उसके अलावा हमें ये बताओ कि क्या इन्होंने तुमसे कोई लोन वगैरह लिया है, भले लिया हो या ना लिया हो, बैलेंस शीट में क्रेडिटर पे लोन आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन चांसेस तो है ना, हो सकता है क्लाइंट ने छुपा लिए हो लाइबिलिटी साइड को कम करने के लिए, एसेट साइड को बढ़ाने के लिए, लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं की हो। मैं बैंक को लिख रहा होता हूँ कंफर्मेशन लेटर में, मुझे ये बताओ कि यार तुम्हारे पास ना क्या इन्होंने कोई लोन वगैरह लिया है, अगर लोन लिया है तो क्या मोर्गेज करवाया है या चार्ज करवाया है या कोई सिक्योरिटी रखवाई है, तो वो मुझे बताओ। और दूसरी बात, जब तुम मुझे अकाउंट नंबर लिख के दोगे तो फुल अकाउंट नंबर लिख के देना, फुल टाइटल लिख के देना, और अगर कोई अकाउंट बंद हो गया है इन्होंने यूज किया था तो वो भी लिख के दो, और डेट ऑफ क्लोजर बताना कि कौन सी तारीख पे ये बंद हुआ था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अगर इन्होंने लोन नहीं दिया, कोई इन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो वो भी हमें बताओ, ठीक है ना। दूसरी चीज, कोई आपसे इन्होंने लोन लिया हुआ है और उसका कोई रीपेमेंट शेड्यूल है तो वो भी हमें बताओ। ये सारी चीजें हम उनको लिख के भेज रहे होते हैं। अब होता क्या है, ये जो बैंक कंफर्मेशन लेटर होता है ये हमेशा हमारी फर्म, ऑडिटर की फर्म के लेटर हेड पे प्रिंट होता है। किसके लेटर हेड पे प्रिंट होता है? ऑडिटर की फर्म के लेटर हेड पे प्रिंट होता है, ठीक है। अब देखो, बैंक कभी भी, अगर आपका बैंक अकाउंट होगा ना, मैं बैंक को के पास जाऊं, मैं उसको बोलूं, मैं बैंक को लेटर भेजूं, मैं बोलूं यार मुझे ना हमजा भाई का जो है ना बैंक अकाउंट बैलेंस बताओ, तो बैंक कभी भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? बैंक बोलेगा यार जब तक हमजा भाई खुद से नहीं कहेंगे ना कि इनको बैलेंस बताओ तब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो हमजा भाई की रजामंदी के लेने के लिए, कंसर्न लेने के लिए मैं क्या करूंगा, हमजा भाई की सिग्नेचर लूंगा उस पेपर पे। तो हमेशा जो बैंक कंफर्मेशन होता है ना वो फर्म के लेटर हेड पे होता है, क्लाइंट के लेटर हेड पे नहीं होता, फर्म के लेटर हेड पे होता है। और उस पे साइन कौन करता है? सर फर्म का असिस्टेंट मैनेजर या ऑडिट मैनेजर जो भी होता है, जो ऑडिट मैनेजर होता है वो साइन करता है, और क्लाइंट का सीएफओ या वो बंदा जिसके नाम पे बैंक अकाउंट खुला हुआ है। जैसे नहीं, आप बैंक पे जाओ ना, बैंक अकाउंट तो कंपनी के नाम पे होगा, लेकिन बैंक भी, आप बैंक में जब क्लाइंट ने बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा तो उसने क्या किया होगा? सर वहां पे कोई सिग्नेटरी रखा होगा, कोई सिग्नेटरी मतलब जो चेक वगैरह पे साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पे, तो उस बंदे से साइन करवाना होता है जो कि सिग्नेटरी होता है बैंक के अंदर, जिसके सिग्नेचर्स बैंक मानता है तुम्हारी कंपनी से। नॉर्मली सीएफओ या सीनियर मैनेजर हो रहा होता है, ठीक है ना। तो होता ये, वो सर अकाउंटेंट या क्लर्क वगैरह होता है, सीनियर मैनेजर फाइनेंस, इस तरीके का हिसाब होता है। सीनियर मैनेजर फाइनेंस होता है, आप उससे क्या करोगे, साइन करवाओगे, और वो जो है ना, या आप डिस्पैच कर दोगे या क्लाइंट को बोलोगे तू डिस्पैच कर दे। डिस्पैच मतलब क्लाइंट बैंक को सेंड करवा दे। दोबारा रिपीट कर दूं, एक कागज का टुकड़ा होता है जो फर्म के लेटर हेड पे प्रिंट होता है, ठीक है ना। उसके अंदर लिखा होता है हम जून 30 2019 का इस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। बैंक बैंक तुम हमें ये बताओ कि इसके कितने अकाउंट तुम्हारे पास खुले हैं, न्यू खुले हैं, ठीक है ना, और पुराने कौन से चल रहे हैं, और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई नए खुले थे और ड्यूरिंग द ईयर कोई क्लोज हो गए तो वो बताओ।
उनका पूरा अकाउंट नंबर, उनकी अकाउंट टाइटल और कौन सी तारीख पे वो क्लोज हुए। दूसरी चीज सर कितना बैलेंस है वो बताओ। जितने भी अकाउंट नंबर है ना, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबके सामने बैलेंस लिख दो, ठीक है, जो रनिंग में है। उसके बाद हमें ये बताओ कि क्या तुमने कोई, अगर इन्होंने कोई तुमसे तुम इन्होंने कोई तुमसे लोन वगैरह लिया है? अगर इन्होंने लोन लिया हुआ है तो वो भी हमें बताओ, उसका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है ना। और सर क्या इन्होंने कोई, कभी कभी लोन के साथ साथ क्रेडिट वाली फैसिलिटी भी ली जाती है, जैसे कि बैंक कंपनी नॉर्मली ले लेती है। आप जब क्रेडिट कार्ड लेने जाओ तो क्रेडिट कार्ड का क्या हिसाब किताब होता है, एक लिमिट लगी हुई होती है ना, 10 लाख तक आप ओवरड्राफ्ट करके शॉपिंग कर सकते हो या यूज कर सकते हो या कुछ भी। उसी तरीके से बैंक कंपनी भी ना ले रही थी, अगर इन्होंने आपसे कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या सर रनिंग फाइनेंस अकाउंट बोलते हैं इसको। रनिंग फाइनेंस अकाउंट मतलब कि मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जाऊंगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वहां जाके ना कुछ पैसे ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं नेगेटिव में बैलेंस यूज कर रहा हूँ। मैं मतलब मुझे कोई, मैंने पंखा ले लिया कंपनी के लिए, एसी ले ली, अब मैं क्या करूंगा उस अकाउंट के कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। अब मेरे एसी कितने की थी, लेट सपोज 80,000 रुपए की, तो 80,000 रुपए का अब मुझ पे कर्जा हो गया, ठीक है ना। ये हिसाब किताब होता है। फिर मैं जब उसमें पैसे मतलब सबमिट पे करवा लेता हूँ तो वो फिर वापस जीरो पे आ। जी सर। तो अगर कहीं से लोन लिया हुआ है तो वो भी हमें बताना, ये सारे, अगर लोन लेते वक्त इन्होंने कोई मोर्गेज करवाया, कोई चार्ज करवाया, तो वो सारी चीजें हमें बताना। ऐसे करके हम क्या करते हैं, क्लाइंट से साइन करवाते हैं, क्योंकि क्लाइंट के साइन के सिवा हमें बैंक कोई चीज बताता नहीं है। और हमारा मैनेजर, ऑडिट मैनेजर जो होता है, इंगेजमेंट मैनेजर जो होता है, वो साइन करता है। और या तो हम कोई फर्म खुद से डिस्पैच करवाती है, कोई फर्म क्लाइंट को बोलती है टू डिस्पैच करवा दे। और याद रखो, मैं कंफर्मिंग पार्टी को बोलता हूँ कि मैं ना अपनी एड्रेस डाल देता हूँ, हम डिलॉयट की अपनी एड्रेस डाल देते हैं, जो कि लेटर हेड में आ रही होती है, लेटर हेड में एड्रेस आ रही होती है। जो भी किसी भी कंपनी का लेटर हेड आप उठा के देख लेना तो उसके अंदर एड्रेस आ जाती है, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं उस कंफर्मिंग पार्टी को, जो कंफर्म करेगी, बैंक बैंक या कोई भी पार्टी हो, कि डायरेक्टली हमारे पास सेंड करना, डायरेक्टली ऑडिटर के पास सेंड करना, और वो हमें इस तरीके से बैंक कंफर्मेशन लेटर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड करेंगे या कर लिया होगा तो ये सारी बातें होंगी, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक बातें पढ़ें और फिर हमें बताएं। सर पहला क्वेश्चन रीड करने लगा हूं मैं। यू आर द मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ गाजी पावर लिमिटेड अगेंस्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है सर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 अक्टूबर 2011, ऑन द कंपनी रिक्वेस्ट योर फर्म हैज एग्रीड टू कंप्लीट द ऑडिट बाय 20 नवंबर 2011, ठीक है। व्हाट ऑडिट procedure should we perform at the year end? The request for confirmation of balance are sent on 31 अगस्त 2011। ईयर एंड मेरी कंपनी का क्या है, 31 अक्टूबर 2011, ठीक है। और हमने कंफर्मेशन जो सेंड की है वो कौन सी तारीख की है, 31 अगस्त 2011 की। तो हमने कितने महीने बाद की कंफर्मेशन सेंड की है, ये बताओ, कितने महीने बाद की कंफर्मेशन हमने सेंड की है, मतलब पहले की कंफर्मेशन सेंड की है। सर मैंने 2 महीने पहले की कंफर्मेशन सेंड की है। इसके लिए मैं क्या करूंगा सर, इसके लिए खुद से सोचे मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेरा क्या जवाब होना चाहिए, खुद से सोचें। 2 मिनट। सर मैं 31 अगस्त पे जो मेरा बैलेंस है वो किसने कंफर्म किया हुआ होगा, सर बैंक ने कंफर्म किया हुआ होगा। मुझे अब ईयर एंड का बैलेंस चाहिए जो कि बैंक कंफर्म करे। मैं क्या करूंगा सर, 2 महीने की ना कंफर्मेशन, 2 महीने की सर, मैं क्या करूंगा, बैंक स्टेटमेंट जो आएगी बैंक की तरफ से, उसके उसके लाइक वाइज मैं क्या करूंगा, कंफर्मेशन का जो बैलेंस है ना 31 अगस्त वाले को, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन के थ्रू मैं लेके आऊंगा 31 अक्टूबर 2011 पे, ठीक है ना। अब कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ उसके हिसाब से मैं लेके आऊंगा ट्रांजेक्शन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक कंफर्मेशन मिल जाएगा एक तरीके से। और फिर क्या करूंगा, मैं उसको कैश बुक से कंपेयर करूंगा, क्लाइंट के कैश बुक से कंपेयर करके उसको बोलूंगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना। वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएगा, उसको लाइक वाइज उसके अंदर वेरीफाई करके मैं उसको बताऊंगा। समझ में आ रही है सर, समझ में आया ये क्वेश्चन? सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका क्वेश्चन ना आए पेपर के अंदर, ठीक है।
चलें क्वेश्चन 2 रीड करता हूं. डिफाइन एक्सटर्नल कंफर्मेशन. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाय ऑडिटर ड्यूरिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आल्सो आइडेंटिफाई एनी फोर सिचुएशन वेयर ऑडिटर कैन यूज डायरेक्ट कंफर्मेशन. सर इसका जवाब बताएं. स्ट्रेट आंसर है सर इसका. हैंड आउट में आ रहा है, स्ट्रेट आंसर है इसका. आगे बढ़ूं. Sir, direct confirmation balance due from customer are obtained to satisfy the objective of ensuring that the customer exists and owes the specified amount to the company at certain date. ठीक है. अब क्या कह रहा है? State the circumstances in which auditor may decide not to circulate the request for direct confirmation. कौन सी रिक्वेस्ट है जिसमें ऑडिटर, कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जिसमें ऑडिटर को डायरेक्ट कंफर्मेशन सेंड करने की जरूरत नहीं? सर स्ट्रेट जवाब है, कर लेंगे ये हमें. सर, what are the factors that an auditor consider while designing the request for direct confirmation? ये भी ऊपर वाला जो ऊपर पढ़ के आया, ये सेम सवाल है यहाँ पे. बी रिक्वायरमेंट. Describe the alternative audit procedure which may conducted if the customer does not reply to the request for confirmation. ये बी और सी तो बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है सर. बी तो ऊपर भी करके आए हैं हम, सी का भी आपको पता है. ऑल्टरनेटिव, अगर कस्टमर जवाब ना दे डेटर, तो मैं कौन से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करूंगा? मैं सर सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक करूंगा. सब्सिक्वेंट रिसिप्ट में क्या क्या चेक करूंगा? सर कैश बुक चेक करूंगा, सर बैंक स्टेटमेंट, सर ईयर एंड के बाद वाला कैश बुक, ईयर एंड के बाद वाला बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना वहां तक. जैसे अगर जून 30 ईयर एंड है और मैं खड़ा हूँ जुलाई 20 तक, तो जुलाई 20 तक का कैश बुक, जुलाई 20 तक की बैंक स्टेटमेंट, जुलाई 20 तक का सर पार्टी वाइज अकाउंट, जुलाई 20 तक का कोई चेक अगर कोई रिसीव हुआ है. सर अगर ये भी हो चुका है उसके बाद भी मैं क्या करूंगा? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर. जब मैंने सेल की थी तो परचेज ऑर्डर आया होगा. जब मैंने सेल की थी तो सेल्स ऑर्डर मैंने उनको दिया होगा, वेयर हाउस वालों को. जीडीएन, सर जीडीएन बना होगा, डिलीवरी नोट साइन हुआ होगा. सर उसके अलावा हमने उनको क्या किया होगा? सर हमने उनको इनवाइस भेजी होगी. ठीक है सर. पार्ट ए समझा दें. सर पार्ट ए का क्या आंसर होगा बताएं सब मुझे. पार्ट ए का क्या आंसर होगा तो फिर मैं समझा दूं. सर मैं क्वेश्चन 4 पे आता हूं. Direct confirmation from third party provide independent audit evidence that certain account balances and items in the financial statements are properly recorded and disclosed. ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन. सर आप बता देंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन का क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव क्या होता है? रिप्लाई करना है आपने, कुछ भी हो जाए, मर भी जाओ, रिप्लाई करना है. नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव कंफर्मेशन, अगर तुम इस बैलेंस से इत्तेफाक ना करते हो तो जब रिप्लाई करना. ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच of the above type of confirmation and the step that an auditor usually takes to avert such risks. सर ये आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन जो होता है ना, इसके रिस्क क्या होते हैं? विथ बैलेंस और विदाउट बैलेंस के आप इसको रिस्क बता दें. और नेगेटिव कंफर्मेशन की कौन से रिस्क होते हैं वो भी आप इसको बता दें. एक्सप्लेन व्हाई एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर में डिसाइड टू यूज नेगेटिव कंफर्मेशन. ये आपसे वो सारी चार बातें पूछ रहा है. रिस्क ऑफ लो एक्सेप्शन रेट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो, लो एक्सेप्शन रेट, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ बिलीव दैट कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड दिस बैलेंस. ठीक है ना, ये सारी बातें. सर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क इज लो. सर इसके अंदर वो बातें आ जाएंगी. इन द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ मीरपुर लिमिटेड, you send 15 positive confirmation to suppliers. The result had been summarized and done that. ठीक है. 3 supplier confirm the balances. You came to know that bulk of the sales of these supplier made to Mirpur Limited. ठीक है भाई, आपने ट्रेड क्रेडिटर को कंफर्मेशन भेजी थी, 15 पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी थी जिनका रिजल्ट आ गया, जिसमें 3 सप्लायर ने बैलेंस कंफर्म किया. उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही है. और आपने ये अंदाजा लगाया कि ये जो 3 सप्लायर है ना, ये मेजर सप्लायर है पूरी सेल के.
मेजर सप्लायर है, ठीक है ना। मतलब ये इनका सबसे ज्यादा पोर्शन है, ये इनका सबसे ज्यादा पोर्शन है। 5 सप्लायर कंफर्म द बैलेंसेस आवर टेलीफोन, 5 ने बाई टेलीफोन पे कंफर्म किया है, ठीक है। नो रिप्लाई हैव बीन रिसीव फ्रॉम द रिमेनिंग सप्लायर्स, ब्रीफली डिस्कस हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द बोथ सिचुएशन। अब देखो, पहली में मेरे पास एविडेंस है, दूसरी में मेरे पास एविडेंस नहीं है, मतलब टेलीफोन पे आपने कर तो लिया है पर वो भी काम चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन तीसरी में मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। अगर मेरे पास रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं कौन से प्रोसीड करूंगा सर, मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीड करूंगा। पहली में, सबसे पहली में 3 सप्लायर ने तो एग्री कर लिया तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। सर सेकंड वाली में मेरे पास उन्होंने एग्री तो कर लिया है बैलेंस, अब बात यह है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस लेने के लिए मेरी मर्जी है इस पर जजमेंट के ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करूं या नहीं करूं, ठीक है ना। लेकिन तीसरी में तो मैं 100% ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीड करूंगा। आपने क्रेडिटर है आपका, तो आपने सब्सिक्वेंटली क्रेडिटर को कोई पेमेंट की है तो कैश बुक चेक करूंगा, बैंक स्टेटमेंट चेक करूंगा, सही है ना, बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट जा रही होगी, चेक आपने कोई सेंड किया है, ठीक है ना। सर आपका क्रेडिटर लिस्ट चेक करूंगा, उसके अंदर क्या वो कम हो रहे हैं, जनरल लेजर जैसे होता है। सर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आपको, आपने जब उनको ऑर्डर किया होगा तो सर आपने परचेज ऑर्डर सेंड किया होगा, वहां से सेल्स इनवॉइस आई होगी, आपके पास गुड आए होंगे तो गुड रिसीव नोट बना होगा। सर उसके बाद आपने जैसे गुड आए होंगे तो क्लाइंट ने आपको सेल्स इनवॉइस सेंड की होगी, मतलब आपके लिए वो परचेज इनवॉइस बनेगी। तो ये सारी चीजें चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ऑडिटर ड्यूटी इन केस ऑफ बैलेंस फॉर व्हिच मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड फॉर नॉट सेंडिंग द कंफर्मेशन। सर इसका क्या जवाब होगा, अगर आपको मना किया जाए कि आप कंफर्मेशन सेंड नहीं करेंगे तो उसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल, लेटर रिटन एंड डायरेक्ट होना जरूरी है, बिल्कुल, कंफर्मेशन लेटर रिटन एंड डायरेक्ट होना जरूरी है। सर मैं इनकार करूंगा मैनेजमेंट से, क्या उनकी जो जवाब है वो रीजनेबल जस्टिफाइड है, अगर है तो मैं अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करूंगा, और अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से अगर मुझे सबूत मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नहीं मिलता तो क्या सबूत जो नहीं मिला, जो जिस बैलेंस पे काम नहीं करने किया, क्या क्या वो मटीरियल मिसस्टेटेड है, अगर मटीरियल मिसस्टेटेड है तो स्कोप लिमिटेशन, और अगर नॉट परवेजिव है तो क्वालिफाइड, परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। पर अगर रीजनेबल जवाब नहीं है तो क्या सर मैं मैनेज दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से सर ये शिकायत करूंगा, उसके बाद अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। फिर वही बात है, सबूत मिल गया तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नहीं तो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, सही, ठीक है ना। सर व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ द रिस्पांस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड। भाई अगर नेगेटिव कंफर्मेशन का जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब वो बैलेंस जो है वो सामने वाली पार्टी ने एग्री कर लिया है, ठीक है ना, इसमें ऑडिटर की मजीद कोई ड्यूटी नहीं है। आइडेंटिफाई एनी 8 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच यू वुड वेरीफाई फ्रॉम द कंफर्मेशन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। कौन कौन सी, ये बैंक लेटर में जो अभी नहीं मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ाई आपको, कि बैंक लेटर में कौन कौन सी हम कंफर्मेशन भेजते वक्त इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, उसमें से कोई भी 8 बातें लिखते हैं कि यार बैंक अकाउंट अगर कोई बंद हुआ तो उसकी सारी चीजें, ये सब नया खुला तो कौन कौन से अकाउंट है, सर कोई बैंक चार्ज इन्होंने पे की, पे करने से रहे तो नहीं गए, इन्होंने कोई रनिंग फाइनेंस अकाउंट तो नहीं खोला, इन्होंने कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया, कोई मोर्गेज तो नहीं करवाया, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सर उसके बाद you are the audit manager of Rayan Limited for the year ended 31 December 2015. While reviewing the working paper and discussion with the audit team, you have noted the following. The audit team did not send balance confirmation request for the amount below rupees 1 lakh because according to client, lot of effort were required to follow up the customers and the balance were not material. अब एक बात सुनो, 1 लाख का बैलेंस था जिसके अंदर छोटी छोटी पार्टीज बहुत थी। क्लाइंट ने बोला यार अब 1 लाख के बैलेंस टोटल है, उसके अंदर 20 पार्टीज है, या उसके अंदर 30 पार्टीज, या उसके अंदर 15 पार्टीज है, या उसके अंदर 10 पार्टीज है। अब 1 लाख के बैलेंस के लिए तुम कंफर्मेशन भेजोगे क्या यार, ये तरीका तो नहीं। अब अब ये क्लाइंट आपको बोल रहा है, लेकिन आप एज ऑडिटर अगर आपके लिए ये बैलेंस मटेरियल है, आपके सैंपल में आया है, तो आपको रिस्क कवर करना है। आप पॉजिटिव कंफर्मेशन भले ना भेजे तो ना भेजे, लेकिन रिस्क कवर करने के लिए भाई छोटा अमाउंट है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस इन्वॉल्व, तो आप क्या भेज दो, नेगेटिव कंफर्मेशन भेज दो, नेगेटिव कंफर्मेशन भेज के अपना रिस्क कवर कर लो, ठीक है ना।
डिस्कस विद द रीजन। क्लाइंट ने आपको यही कहा है ना यार, फिर इनको फॉलो अप करना पड़ेगा। फिर अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आप मुझे ही कहेंगे यार ये जवाब नहीं दे रहे, इनसे जवाब लेके दो। तो भाई ठीक है ना, मैं इनको नेगेटिव कंफर्मेशन भेज देता हूँ, फॉलो अप करने की जरूरत ही नहीं। जिसको रिप्लाई देना होगा देगा, नहीं देगा तो तुम सही मतलब। डिस्कस विद रीजन वेदर यू एग्री विद द अप्रोच एडॉप्टेड, कंक्लूजन ड्रॉन बाय द ऑडिट टीम। नहीं भाई, हम वो नहीं है, हम जो है ना एग्री नहीं करते, मैंने जवाब दे दिया, हमें नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी चाहिए। प्रोवाइड ब्रीफ गाइडेंस टू द ऑडिट टीम रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अपोजिट सिचुएशन। हमने बता तो दिया, गाइडेंस भी दे दी, सॉल्यूशन भी देखो आ गया। अप्रोच ऑफ नॉट सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू अमाउंट फॉर बिलो is incorrect because there may be omitted transaction in small balance as well as small misstatement may become material when aggregate. Audit team should not accept client suggestion of not sending confirmation because it's auditor decision whether to use confirmation which cannot be omitted simply because it requires a lot of effort. If client refuses to send confirmation request, it will be considered inappropriate scope limitation. Auditor shall communicate this, those charges shall later may effect on auditors। सही है, आगे आ जाता हूँ। द एजेड, अगर आप इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन का लिख भी देते ना तो कोई मसला नहीं होता। द एजेड रिसीवेबल रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर इज शोन बिलो। सर एजेड रिसीवेबल क्या होता है? अब देखो डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स, उनकी ना हम रिसीवेबल की एजिंग बनवाते हैं। सर एजिंग क्या होती है रिसीवेबल की? सर वो इस तरीके से होती है कि मैं, जैसे ना हमारे डेटर्स हैं टोटल 50 मिलियन के, अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर पार्टीज कौन कौन सी है, उसने बोला सर 10 पार्टीज है। ठीक है, अब मैंने बोला क्लाइंट को, अब एक बात बताओ, तुमने 10 पार्टीज को सेल की है ना, कोई सेल तुमने कोई जनवरी में की होगी, कोई सेल तुमने कोई, सर तुमने पूरा साल इसको सेल की है। अब ये डेटर बना क्यों है? क्योंकि तुम्हें इसको पैसे लेने, इसने पैसे नहीं दिए। तो सर मुझे ये बताओ कि कौन सी इनवॉइस जब तुमने इसको सेल की थी और उस इनवॉइस के अगेंस्ट पैसे नहीं आए, और कितने दिन हो चुके हैं? जैसे कि मैंने एक इनवॉइस सेल की थी उसको, एक उसने मुझसे परचेज की, मतलब मेरे लिए सेल हुई, मैंने इनवॉइस सेंड की। इनवॉइस सेंड करने के बाद राइट टू रिकवर डेवलप हो जाता है ना। तो सर मैंने अगर उसको, ये तो इस बात को तरीके से सुनना, मैंने अगर उसको मई में सेल की और मई में इनवॉइस दे दी, तो उसने मई की बात का अभी तक पैसे नहीं दिए, तो ये क्या बनेगा सर? इस बात को मतलब मई से लेकर जून तक 60 दिन हो चुके हैं, इसने पैसे नहीं दिए। सर कोई ऐसी होगी 10 दिन हो चुके हैं इस इनवॉइस के अगेंस्ट पैसे नहीं दिए, तो ये बैलेंस की एजिंग होती है। मतलब कितना बैलेंस कितने दिन तक पुराना हो चुका है। जो बैलेंस जितने दिन ज्यादा पुराना हो चुका है ना, उस हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हो रहा होता है। 5%, 25%, स्पेसिफिक जो डाउटफुल डेट होता है ना, वो इस हिसाब से क्रिएट हो रहा होता है। एक तो नॉर्मल होता है जो कि भाई कंसिडर गुड बोला जाता है कि भाई आपने कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, पूरे डेटर में 5% या 2% का रखना ही रखना है। एक होता है स्पेसिफिक प्रोविजनिंग, वो क्या होता है कि एजिंग के हिसाब से जो बैलेंस जितना ज्यादा पुराना, कुछ ऐसे बैलेंस होते हैं जिनको 9 9 महीने हो जाते हैं। भाई 9 महीने नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे? अब इस पे आपने ना एस्टिमेट लगाना होता है। 9 महीने नहीं मिले, हो सकता है 50% इसमें से ना मिले, 50% मिल जाए। 1 साल नहीं मिला है, हो सकता है 75% इसमें से ना मिले, 25% मिल जाए। तो ये हिसाब किताब होता है। ठीक है सर। In view of the deteriorating receivable situation, a direct confirmation of receivable will be performed this year. Discuss which particular category of receivable might be chosen for the sample. All receivable ranging 50,000 और 1, इसको छोड़ दें सर। ठीक है सर, अब ये सवाल रीड कर लेते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ गाजी पावर लिमिटेड, अ गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है सर, ऑन द कंपनी रिक्वेस्ट योर फर्म एंड एग्री टू कंप्लीट द ऑडिट बाय, ये हमने कर लिया था ना सवाल। नीचे आ जाता हूँ, इसके अंदर एक चीज मैंने ज्यादा डाली हुई है कि भाई योर फर्म एंड एग्री टू कंप्लीट द ऑडिट बाय 20 नवंबर 2011। इन ऑर्डर टू मीट द ऑडिट डेडलाइन यू आर कंसिडर various measures which include sending the request for negative confirmation related to balance due on 31 अक्टूबर 2000 अगस्त 2011। on 31 2011 total debtors aggregate rupees 45 million। 50% of the amount is due from 15 major debtor, whereas the total number of debtor is 2450। your previous experience with the client and results of initial risk assessment process suggest the risk of material misstatement low। जब रिस्क ऑफ मटेरियल, अब देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है 45 मिलियन का टोटल डेटर का बैलेंस है, जिसमें से 50% अमाउंट जो है ना वो ड्यू है 15 मेजर कस्टमर। समझ रहे हैं बात? सर 50% जो अमाउंट है वो ड्यू है 15 मेजर कस्टमर, वेयर द टोटल नंबर ऑफ डेटर 2450।
तो बाकी जो 50% जो अमाउंट है ना, बाकी जो 50% जो अमाउंट है वो किसके पास है सर? 2435 बंदों के पास। अगर मैं 45 मिलियन का 50% ले लूं तो कितना बनेगा सर? ये बनेगा कोई 22.5। 22.5 जो है ना वो मेरा है। इसको ना ध्यान से तरीके से देखें सर। मेरा बैलेंस है 45 मिलियन टोटल डेटर का, मुझे कंफर्मेशन सेंड करनी है। इसके अंदर 22.5 मिलियन जो है वो 15 डेटर के पास है, ठीक है। टोटल डेटर कितने? 2450। अगर 2450 में से 15 डेटर हटा दूं तो कितने बनेंगे? 2435। 2435 के पास 22.5 मिलियन है और 15 डेटर के बाद 22.5 मिलियन है। तो सर जो 15 डेटर है इनको मैं कौन सी कंफर्मेशन भेजूंगा? मुझे बताएं। जो 15 डेटर है इनको मैं कौन सी कंफर्मेशन भेजूंगा सर? और जो 2435 है उनको कौन सी भेजूंगा? नेगेटिव भेजूंगा। तो यहाँ पे ना मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस्तेमाल करूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस्तेमाल करूंगा, तो उससे काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सवाल आ रहा है, देखो 2435 के लिए इसने भी नेगेटिव कंफर्मेशन इस्तेमाल की। क्योंकि ये नेगेटिव कंफर्मेशन, उसके 4 क्राइटेरिया लिख दिए। 15 डेटर के लिए इसने पॉजिटिव कंफर्मेशन इस्तेमाल किए। सर ये आपके सारे सवालात हो गए, लेकिन अभी मजीद और सवालात इस पे करवाऊंगा, ठीक है ना। वो आराम आराम से होते जाएंगे, ठीक है।